तो शाम के 8 बज चुके हैं। आज फ्राइडे, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ऑनलाइन आ चुके होंगे। आज थोड़ी सी इशू है, लाइट की दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं, काम तो करना है, पढ़ाई तो होनी है। शायद मैं बिफोर हूँ, अभी तक कोई मुझे लाइव दिख नहीं रहा है। ओके, जो लोग इलाहाबाद में हैं, मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है। ये सारी बातें इसलिए होती है कि पढ़ाई को बोझ लेके नहीं कभी भी चले, ठीक है। शिक्षा में भाग लीजिए, शिक्षा से भाग ना लीजिए। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। अभी तक जो आपके साथ डिस्कस हो चुका है, जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनमें सेक्शन 106 तक का पार्ट आपने पढ़ लिया है। चीज़ें जो हैं पुरानी, उनको आप ज़रूर रिवाइज करते रहें, और रिवीज़न का जो असली तरीका होता है वो ये मान के चलें आप कि जब आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद एटलीस्ट कम से कम जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको पढ़ने के बाद एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक आप उनको, अपनी बुक को, अपने नोट्स को बंद कर दें। और बंद करने के बाद आपने क्या पढ़ा है, क्या चीज़ें अभी आपने जस्ट अभी 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं, उनको एक बार आप दिमाग में ज़रूर सोचें। इस पद्धति को मनन कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ मनन जरूर करें, ठीक है। चलिए, अधिकांश चीज़ें होती, देखिए हमारे साथ जो समस्या होती है वो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, जो सीरियसली पढ़ाई के लिए लगे हुए हैं, उनको अच्छे से पता है कि पेपर में ऐसा कुछ विशेष नहीं होता है कि हाँ, जो चीज़ें हमें पता ही नहीं होती है। दिक्कत सिर्फ ये होती है कि चीज़ों का प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है, और रिवीजन ना हो पाने के कारण चीज़ें स्किप होने लगती हैं। तो जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, आज आगे चलते हैं। आज आपके साथ जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो आपका सेक्शन 107 6 तक कंप्लीट हो चुका है। 107 स्टार्ट करते हैं। 107 अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, ठीक है। तो एक बात तो ये बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि जब किसी, ये शब्द जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, दुष और प्रेरण। मतलब ऐसी प्रेरणा जो दुराशय के साथ हो, ऐसी प्रेरणा जो दुराशय के साथ हो, ऐसी प्रेरणा को हम दुष्प्रेरणा कहते हैं, या इंग्लिश में अबेटमेंट कहते हैं। अब अबेटमेंट की जो बात होती है वो बड़ी साफ सी चीज़ है। अगर हम केवल किसी चीज़ का दुराशय अपने मन में रखें, केवल दुराशय है, मेरे मन में दुराशय है कि मैं ए नाम के व्यक्ति को मैं मार दूंगा। अब उस पर मैंने अगर कोई कार्य नहीं किया है, तो केवल किसी व्यक्ति की मन के अंदर गलत भावना, या जिसको हम कह सकते हैं मैलाफाइड इंटेंशन, या दुष्प्रेरणा, जो भी नाम आप चाहें, सिर्फ मन में ऐसी भावना रखना कभी अपने आप में अपराध नहीं होती है, ठीक है। जब तक कि उस दुष्प्रेरणा या दुराशय या गलत फील जो भी हमारे मन में है, उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए जब तक हम कोई कदम नहीं उठाते हैं, कोई स्टेज आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक ऐसी दुष्प्रेरणा, ऐसा मन में दुराशय कभी भी अपराध के लिए वो दायी नहीं होता। हाँ, अब अगर हम इंडियन मैथोलॉजी में आए, इंडियन अपने कल्चर को देखें, तो ये पाप और पुण्य और इन सारी चीज़ों से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इंग्लिश लॉ है, जो अभी हम पढ़ते हैं, जिसके हिसाब से हम रेगुलेट होते हैं, वहाँ पर ये ऐसा नहीं है। यहीं पे एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा। देखिए, हम भले कॉमन लॉ और इंग्लिश लॉ से हम गवर्न हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अपना जो इंडियन कल्चर हुआ करता था बिफोर ब्रिटिश, बिफोर मुगल, जो हमारा पार्ट हुआ करता था हमारी कल्चर का, ठीक है,
वो किसी व्यक्ति के मन में अगर गलत भावना आ गई है तो उसके उस लेवल तक जाके लोगों को प्रायश्चित के लिए या अन्य तरीके से शुद्ध करने के लिए वहां तक का हमारा प्रोसेस हुआ करता था। ठीक है, तो हम वास्तव में कहें कि आज जो हम जिस लॉ से गवर्न होते हैं वो लॉ हमारा एंशियंट लॉ जो है उससे अभी बहुत पीछे है। ठीक, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। अगर कार्य केवल मन में है, सॉरी आपकी प्रेरणा, आपका इरादा, आशय केवल मन में है और अभी तक आपने उस पर कोई कार्य नहीं किया है, तो ऐसी प्रेरणा, ऐसा दुराशय, ऐसा मैलाफाइड इंटेंशन किसी तरह से आपको दंडित नहीं करा सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर केवल और केवल कार्य है, दुष्प्रेरणा नहीं है, दुराशय नहीं है, तो केवल और केवल कार्य जो है वो भी किसी व्यक्ति को दंडित नहीं करा सकता। ठीक है, और आपने इस पे मैगजीन भी अच्छे से पढ़ी है कि कार्य और दुष्प्रेरणा, दुराशय दोनों को संगामी होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो कॉन्सेप्ट है अबेटमेंट का पढ़ने का, वो उन्हीं सारे अपराधों के लिए है जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हैं और उनको करने के लिए किसी तरह से हम कोई कार्य आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के जो मैटर होते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के मैटर को छोड़ दें, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है, जब आपको मैं पढ़ा रहा था सेक्शन 76 और 79, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर किसी अधिनियम में अपने आप ये बात बता दी गई है कि जो कार्य किया जा रहा है वो विधि द्वारा या अधिनियम द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया है और उसमें मानसिक आशय को भी इंक्लूड कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति पे आप दुराशय रखते हो या ना रखते हो, आपने अगर वो कार्य किया है तो आप दंडित किए जाएंगे। इसी को हम दूसरे शब्दों में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो अपराध होता है यानी अपराधी, हमारा मूल विषय जो होता है, विधि के जो भी छात्र होते हैं या जो भी फील्ड है, उनका मूल विषय अपराधी और अपराध है। तो अपराधी जो हैं उनको हम अगर बेसिकली डिवाइड करें तो हम उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्लास जो होता है वो फर्स्ट क्लास के ऐसे ऑफेंडर, ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे तो बोलेंगे प्रथम कोटि के अपराधी। ठीक, प्रथम कोटि के अपराधी या फर्स्ट क्लास के जो ऑफेंडर होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उसमें उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो सीधे किसी अपराध को अपने हाथों से क्रियान्वित करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति का सहारा नहीं लेते हैं, और अगर कोई अन्य व्यक्ति उसमें शामिल भी होता है तो वो सेकेंडरी या थर्डरी कंडीशन पे होता है। पहला क्लास जो होता है वो मूलतः ऐसे व्यक्तियों के होता है जो अपने हाथों से उस अपराध को, उस कार्य को करते हैं। ये पहला क्लास है। इसके बाद दूसरा क्लास उन व्यक्तियों का होता है जो किसी अपराध को करने में सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसमें वो करते क्या है कि वो घटना स्थल पे तो हो जाते हैं, सहायता करते हैं, दुष्प्रेरणा करते हैं या किसी और तरह से मदद करते हैं। वो स्वयं अपराध तो नहीं करते हैं, लेकिन घटना स्थल पे उनकी उपस्थिति और घटना के साथ उनकी तारतम्यता यानी कनेक्शन बना रहना, ऐसा जो है वो सेकंड क्लास के ऑफेंडर जो होते हैं उनके बारे में बात होती है। इसके बाद फिर तीसरी क्लास जो होती है वो उन अपराधियों की होती है जो एसेसर्स बिफोर द फैक्ट, यानी हिंदी में से कहेंगे तथ्य पूर्व अनुचारी, यानी जो घटना हो रही है, जो अपराध घटित हो रहा है, उस अपराध के घटित होने के पहले जो कुछ भी फैसिलिटेट किया जाना है, जो भी सुविधाएं उपलब्ध की जानी है, वो इस क्लास में होती हैं। और चौथा क्लास जो होता है वो होता है तथ्य के बाद के अनुसारी, यानी जो घटना हो गई है उसके बाद
उन व्यक्तियों का पार्ट होता है। यानी अगर हम इनको 4 हिस्सों में बांट रहे हैं तो फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमारा जो पार्ट 2 है वो हमारा अबेटमेंट का, पार्ट 3 है वो हमारे अबेटमेंट के सेक्शन 109 का, ठीक है। ये पार्ट है, ये हिस्सा है, हम इसी में उसको पढ़ेंगे। देखो एक बात मैं आप सबसे बहुत अच्छे से बता देना चाहूँगा कि जब भी कभी अपराध एक ऐसी चीज़ है ऑफ क्राइम, जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि हाँ आपने पढ़ डाला, पढ़ते समय आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो तो कुछ कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, कुछ डायलेमा की कंडीशन हो जाती है। उसके पीछे जो वजह है वो वजह ये होती है कि उसके कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझते हैं। हम सेक्शन रट डालते हैं, हम उसके इलस्ट्रेशन वगैरह जो है वो पढ़ डालते हैं, लेकिन बेसिकली उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे समझ में नहीं आता और गलतियां वहीं होती है। जैसे अभी मैं देख रहा था, आप एक ग्रुप जो है व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि चोरी का अपराध जो है उसमें भी क्या मृत्यु कारित की जा सकती है। मैंने लास्ट टर्म पे आपको पढ़ाया था। तो जब मैं पढ़ा रहा था उस वीडियो को दोबारा आप उठा के देखें, मैंने आपसे कहा था, आप सबसे कहा था कि चोरी चूंकि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी संबंधी जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें सबसे बेसिक चीज है, ठीक है। और जब बेसिक चीज को ही हमने उसमें डाल दिया तो उस बेसिक से आगे स्टेब्लिश होके, डेवलप होके जो भी चीजें होंगी वो अपने आप उसमें आ जाएंगी। और चोरी, गृह अतिचार, ये सारी चीजें, अग्नि द्वारा रिष्टि सेक्शन 103 की जो बात करते हैं, ये सारी चीजें तब हम डेथ कॉज कर सकते हैं जबकि स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए कि किसी व्यक्ति को घोर उपहति या मृत्यु की कंडीशन आ जाए। तो कॉन्सेप्ट को पकड़िए, अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो प्रॉब्लम चाहे जैसे भी घुमा फिरा के दी जाए आपको चीजें स्पष्ट होंगी, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि हमारे अपराधियों का क्लास जो होता है वो 4 तरीके का क्लास होता है, ठीक है। तो जो सेकंड क्लास है, जो घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं या सहायता करते हैं, इनको सेक्शन 109 और 114 में हम इस अबेटमेंट में हम पढ़ते हैं। यानी सेकंड क्लास जो है वो हमारा, पहला क्लास जो होगा यानी घटना को स्वयं करने वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ कंसीडर नहीं होता, लेकिन उसके बाद की चीजें यानी सेकंड क्लास का जो ऑफेंडर होगा, थर्ड क्लास का जो ऑफेंडर होगा और फोर्थ क्लास का जो ऑफेंडर होगा, ये तीनों अबेटमेंट में कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है कि जब जो ये खूब पूछा जाता है, और अगर आप पूछा भी नहीं जा रहा है और डिस्क्रिप्टिव आप आंसर दे रहे हैं तो आप यहाँ वो चीज मेंशन कर सकते हैं कि 3 ऐसे अपराध हैं जो इनकम्प्लीट ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पहला उसमें से अबेटमेंट है, दूसरा आपका जो अपराध है वो अटेम्प्ट है, ठीक है, और तीसरा जो है वो कॉन्स्पिरेसी है। ये 3 ऐसे अपराध हैं जो इनकम्प्लीट ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है पीटी में आपसे पूछा जाता है, चौथा कुछ लगा दिया गया और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक। तो आपका अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट 3 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इनकम्प्लीट ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो अपराधियों के वर्गीकरण, इसमें जो चौथा पार्ट मैंने बताया तथ्य के पश्चात के अनुचारी, एसएसएस बिफोर आफ्टर द फैक्ट, यानी जो फैक्ट हो जाने के बाद, घटना के घटित हो जाने के बाद के जो हेल्पफुल होते हैं उनके लिए सेक्शन 52A जब आप पढ़ते हैं, असाइलम उस संश्रय, ठीक है, यानी किसी अपराधी को किसी तरह से आश्रय देना, उनको छुपाना, उनको रहने की जगह उपलब्ध कराना, ये सेक्शन 52 जब आप पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। तो अपराधियों के क्लास को अगर हम डिवाइड करें तो इस तरह के 4 क्लास हमारे पास निकल के आते हैं। चलिए, ये तो बात हुई जर्नल, इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 107 की। 107 जो है वो अबेटमेंट की बात करता है और ये
बेयर प्रोविज़न बेयर आपके सामने होगा, मैं बेयर को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जो उसका क्रक्स निकल के आ रहा है मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा। बेयर आप सामने रख के देख लीजिएगा। सेक्शन 107 जो है वो आपसे कहता है कि किसी भी अपराध में अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरणा जो है, सर ये जो देखिए इसके पीछे कैटेगराइज करने के पीछे जो वजह होती है ये है कि इस कैटेगरी करने से जो अपराध हैं उन अपराधियों के पनिशमेंट की ग्रेविटी को यहां से डिसाइड किया जाता है। थोड़ा सा और डिस्कस कर लीजिए। देखिए होता क्या है कि मैंने आपको 4 क्लास बताए। पहला क्लास जो है वो व्यक्ति स्वयं अपराध करता है, ठीक है। मैंने एक चाकू लिया और ए के पेट में 5-6 बार उसके पेट में स्ट्रैप्स किए, ठीक है, 5-6 बार उसके पेट में चाकू भोंक दिया। मैंने किसी की सहायता नहीं ली, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। यहाँ जो अपराध होगा उसके लिए मैं दंडित किए जाऊंगा और मेरी ही पूरी योजना होगी, मेरी ही उसकी तैयारी होगी, प्री प्लान करूंगा। तो इस कारण से जो पनिशमेंट मिलेगा मुझे उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, ठीक है, पहली चीज। फिर मैंने सेकंड क्लास के जो ऑफेंडर आपको बताए, ठीक है। सेकंड क्लास के ऑफेंडर जो होते हैं उनमें वो व्यक्ति हैं जो मौके पे उपस्थित होते हैं, जो सहायता देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप सेक्शन 109 और 114 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जो चीजें होती हैं वो पनिशमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा लिटिल बिट फर्स्ट क्लास के ऑफेंडर से थोड़ा कम होता है, ठीक है। और थर्ड क्लास जो है, जो मैंने आपसे कहा तथ्य के पूर्व अनुसारी, एसएसएस बिफोर द फैक्ट, तो ये पूर्व अनुसारी वो होते हैं जो सहायता देते हैं, कोई चीज उपलब्ध कराते हैं ताकि अपराध सुचारू रूप से कंप्लीट किया जा सके, जिसको आप आगे 108 में आप पढ़ोगे, सेक्शन 108 में, ठीक। तो ये अपराध को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये उपस्थित होते हैं। तो इनकी भी पनिशमेंट की जो टेंडेंसी होती है या पनिशमेंट का जो अमाउंट होता है वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास यानी तीसरा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीनों आपस में अंतर होता है। इसकी ग्रेविटी लिटिल बिट थोड़ी और कम होती है। और चौथा जो मैंने बताया कि तथ्य के पश्चात के अनुसारी, एसएसएस आफ्टर द फैक्ट यानी घटना होने के बाद के जो होते हैं, जो संश्रय देते हैं, जो आश्रय देते हैं या भाग जाने में सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं वो घटना के बाद के होते हैं और इनकी भी पनिशमेंट पहले, दूसरे, तीसरे क्लास से डिफर होती है, ठीक। तो आई थिंक अभी ये जो है वो मच बेटर क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं सेक्शन 107। सेक्शन 107 जो बात करता है वो इस बारे में बात करता है कि जो दुष्प्रेरणा होगी, अबेटमेंट होगा, वो कैसे होता है या इसके क्या प्रकार हैं। तो जो लोग थोड़ा बहुत तैयारी किए होंगे उनको अच्छे से मालूम होगा कि दुष्प्रेरणा जो है वो 3 प्रकार से की जा सकती है। पहला जो है वो सहायता द्वारा होता है, ठीक है, ठीक। पहला उकसाने द्वारा होता है, वो क्रम ऊपर नीचे हो गया। पहला उकसाने द्वारा होता है, दूसरा सहायता द्वारा होता है, दूसरा षड्यंत्र द्वारा और तीसरा सहायता द्वारा, ठीक। पहला उकसाना, दूसरा षड्यंत्र और तीसरा सहायता। ये 3 तरह से अबेटमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों तरह के अबेटमेंट के पीछे जो एक एक को पकड़ लें और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेलिंग कर लें। तो सबसे पहले जिसके बारे में बात होती है वो उकसाना, ठीक है। उकसाने का मतलब क्या होता है? मैं आपके साथ हूं, ऑनलाइन हम लोग जुड़े हैं, मैं आपसे कहता हूं कि कल जो है वो आप सभी लोक सेवा आयोग पहुंच जाइए और वहां पहुंच के आप सभी धरना करिए, प्रदर्शन करिए, तोड़फोड़ करिए ताकि वैकेंसी जो है वो आ जाए या सवाल बहुत आसान पूछे जाएं जुडिशरी के एग्जाम में, या इस तरह की बातें मैं आपसे करता हूं। तो ये क्या है? ये एक तरह से आपको उकसाना है, ठीक। तो ये जो उकसाने का कार्य होगा वो
जो अपराध आप वहां जाके करेंगे उन सारे अपराधों के लिए जो मैं अभी आपको कह रहा हूं ये उकसाना होगा। अब उकसाने के पीछे जो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो दिक्कत ये होती है कि हो सकता है कि मैं आपको उकसा रहा हूं किसी काम के लिए, मैं आपसे कह रहा हूं आप जाके वहां धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन उस धरना प्रदर्शन के साथ साथ आपने बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया, उनमें आग लगा दी। पुलिस वाले जब आप वहां आके रोके तो आपने पथराव कर दिया। पथराव के बाद फिर पुलिस वालों से जब आपकी झड़प हुई तो उनमें से किसी एक पुलिस वाले की मृत्यु कारित हो गई। तो उकसाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रोवोकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका अंत यानी इसकी ग्रेविटी कितनी दूर तक जाएगी इस बारे में पूरी तरह से अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसी वजह से उकसाने द्वारा दुष्प्रेरणा यानी अबेटमेंट, जो उकसाने प्रोवोकेशन के द्वारा जो हो रही है, इसकी ग्रेविटी यानी इसका जो असर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी इसमें जो आपको पनिशमेंट की अमाउंट होगी, ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि फैक्ट, तथ्य और परिस्थितियां हमेशा ऐसी बदल जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिए ये ध्यान रखिए, उकसाने में उत्तेजित करना, ठीक है, प्रेरित करना, उत्साहित करना और एक्सटॉर्शन, ये सभी चीजें आती हैं। अब एक्सटॉर्शन जो है वो आप सेक्शन 383 में जाके आप पढ़ोगे एक्सटॉर्शन, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन द्वारा भी दुष्प्रेरणा का कार्य हो जाता है। कैसे? मैंने एक बालक को अपने गिरफ्त में पकड़ लिया और उसके पिता को बुलाया और उसके पिता के सामने उस बालक के गर्दन पे चाकू रखा और कहा कि तुम जाकर बी की हत्या कर दो वरना मैं इस बालक को मार दूंगा। ठीक है, देखिए वहां जब आप एक्सटॉर्शन पढ़ते हो वो एक्सटॉर्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। एक्सटॉर्शन के बदले में आप फाइनेंशियली, मॉनेटरी या प्रॉपर्टियल बेनिफिट आप वहां उठाते हो, वो आप चैप्टर 17 में पढ़ते हो। लेकिन यहां एक्सटॉर्शन द्वारा भी दुष्प्रेरणा का अपराध किया जा सकता है। एक्सटॉर्शन द्वारा उकसाया जाएगा और उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरणा का अपराध कारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रेरित करके क्या, मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, ठीक है, और हजारों लाखों जो हैं वो शिष्य हैं। मैंने अपने शिष्यों को कहा कि ईश्वर जो है वो इसी कार्य में है कि आप जाइए और लोक सेवा आयोग के गेट पे धरना प्रदर्शन करिए। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा और ईश्वर के प्रेम में आप प्रेरित हो गए और प्रेरित होने के बाद आप लोक सेवा आयोग चले गए। तो ये सारी चीजें उकसाने के अंदर आती है। प्रेरित करना भी आएगा, एक्सटॉर्शन भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको उत्साहित करने की बात है। ठीक है, मैं उत्साहित आपको करूं कि हाँ नहीं आप ये काम करिए, आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। आप सुबह सुबह उठिए और किसी बालक को 2 थप्पड़ मारिए। इससे क्या होगा, थप्पड़ मारने से उस बालक के स्पर्श जो है वो आपके हाथों में होंगे, जिससे आपका मस्तिष्क जो है वो बड़ा तीव्र गति से याद करेगा चीजों को। तो क्या है, ये सारी चीजें है ना। अब आप मेरी बातों में अगर आ गए तो मैं आपको प्रेरित तो कर रहा हूं। ठीक, तो ये सारी चीज। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ये इंडियन लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंडियन लॉ में क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, उत्तेजित करना मैंने आपको बताया, प्रोवोक करना, ठीक है, फिर मैंने प्रेरित करना आपको बताया, उत्साहित करना बताया, एक्सटॉर्शन बताया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन ब्रिटिश लॉ में यानी इंग्लिश लॉ की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश लॉ में ये सारे कॉन्सेप्ट तो हैं ही, लेकिन वहां 1-2 चीजें और बढ़ जाती हैं। 1-2 चीजें और क्या बढ़ जाती हैं उसमें, जो शामिल है परामर्श देना, किसी को कंसल्टेशन देना। ठीक है, ये भी उकसाने द्वारा अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा
निर्देशित करना, किसी काम को करने के लिए डायरेक्शन देना, ठीक है, ये भी उकसाने के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट जो बड़ा पार्ट है और इसमें से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब सवाल पूछे जाते हैं, ये है प्रोवोकेशन या उकसाना बाय लेटर, बाय ईमेल। ठीक है, अब मैंने ए को पत्र लिखा, how does per different from suggestion so problem based question। ठीक है स्वाति जी, अब मैंने आप शायद रेगुलर आप क्लास नहीं अटेंड कर रही, मैंने आप सबसे कहा है कि लास्ट में आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, लास्ट के 10 मिनट में आपके लिए स्पेस छोड़ता हूं, आप उसमें अपनी सारी क्वेरीज जो हैं वो आप पूछ सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पत्र द्वारा, लेटर द्वारा जो प्रोवोकेशन होता है उसमें दो परिस्थिति होती है। एक तो वो होती है कि मैंने किसी को लेटर लिखा और उस लेटर में मैंने किसी अपराध के लिए उसे उकसाया। ठीक है, अब उकसाने में दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि या तो उसने उकसाए हुए कार्य को कर दिया, ठीक है, और अगर उकसाए हुए कार्य को उसने कर दिया तो ये कार्य जो होगा वो दुष्प्रेरणा का होगा और एज अ अबेटर मैं पनिश किया जाऊंगा। ठीक, वहीं दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि उसने लेटर पाया, लेटर पाने के बाद उसने लेटर को पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद उसने उस कार्य को संपादित नहीं किया। ठीक है, तो यहां लेटर पाके उसको पढ़ के उसने कार्य नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मैं दुष्प्रेरणा के अपराध के लिए दंडित किया जाऊंगा। और तीसरी कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि लेटर जो है मैंने पोस्ट तो कर दिया, मेल मैंने सेंड तो कर दी, लेकिन उस मेल को उस व्यक्ति ने पढ़ा ही नहीं, या जो लेटर मैंने पोस्ट किया वो लेटर उस तक कभी पहुंचा ही नहीं, तो इस कंडीशन में ये अटेम्प्ट टू अबेटमेंट होगा। ठीक है, अबेटमेंट का ये प्रयास होगा। ठीक है, फिर से आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, 3 लेटर यानी पत्र द्वारा जो दुष्प्रेरणा होती है, ठीक, उसमें मैंने ए को एक पत्र लिखा, उस पत्र में मैंने ये लिखा कि आप बी को मार दो। ठीक है, मैंने ये लेटर लिखा। अब ये लेटर पढ़ के ए ने बी को मार दिया। ठीक, तो यहां जो मेरा अपराध होगा वो हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध होगा और ए जिसने हत्या की वो हत्या का दोषी होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि लेटर तो ए को मिला, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद ए ने हत्या करने का कोई ऐसा कार्य नहीं किया, तो यहां ए ने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मैंने ए को हत्या के दुष्प्रेरित करने के लिए, हत्या करने के दुष्प्रेरित करने का अपराध मैंने किया है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो मैंने आपसे कही वो ये है कि मैंने लेटर तो ए को लिखा और लिख के उसे पोस्ट ऑफिस में डाल भी दिया। ठीक, लेकिन वो लेटर ए तक कभी पहुंचा ही नहीं, तो उस दशा में जैसे ही लेटर मैंने लिखा और लिख के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, वही कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशन है कि पत्र मेरी पहुंच से जैसे ही हाथ से छूट गया वैसे ही हत्या के दुष्प्रेरण के प्रयत्न का अपराध कंप्लीट हो गया, भले वो लेटर डिस्पैच हो या ना हो। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम को ट्विस्ट कर देते हैं। मैंने ए को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने बी की हत्या करने के लिए ए को उकसाया, लेकिन मैंने जो लेटर लिखा वो तमिल में लिखा या उर्दू में लिखा। ठीक है, और उर्दू में लिखा हुआ पत्र जब ए को मिला तो ए उस भाषा को पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। इस दशा में
जो मैंने कार्य किया है वो किस कैटेगरी में आएगा? मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया। वो उस भाषा को समझ नहीं पाया, या वो अनपढ़ था इसलिए वो उसे पढ़ ही नहीं पाया। इस कंडीशन में भी मेरा जो उकसाने का, अबेटमेंट का जो मेरे उकसाने का कार्य है वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रयत्न है, उकसाने का प्रयत्न का कार्य मेरा कंप्लीट हो जाता है। और अगर मान लीजिए उस लेटर को उसने किसी और से पढ़वा लिया जो तमिल जानता है, तो अब प्रयत्न नहीं होगा, अब वो दुष्प्रेरणा हो जाएगी। ठीक है, इस अंतर को समझिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने तमिल में एक लेटर लिखा और मैंने ए को पोस्ट कर दिया। ए तमिल जानता ही नहीं था, तो अभी क्या है, ये प्रयत्न तक है, अबेटमेंट का अटेम्प्ट तक है। लेकिन अगर उसने तमिल वाले किसी व्यक्ति से उसे पढ़वा लिया और पढ़वाने के बाद वो बात उसके संज्ञान में आ गई, उसके ज्ञान में आ गई, तो अब ये जो चीज होगी वो क्या होगी, वो अबेटमेंट हो जाएगा। अब प्रयत्न तक की कंडीशन नहीं रहेगी। ठीक है, एक केस है इस पे, शिवदयाल मल। इस लेटर से संबंधित ये केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर लिखा हुआ दुष्प्रेरणा का पत्र अपने पते तक वो नहीं पहुंचता है जिस पते के लिए उसे सेंड किया गया, तो इसमें दुष्प्रेरणा का प्रयत्न होगा, अबेटमेंट होगा। ठीक है, और अबेटमेंट का अपराध जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उकसाने में एक और चीज बड़ी लीड करती है, वो लीड करने की चीज है जिसको हम कहते हैं मौन स्वीकृति। ठीक है, मौन स्वीकृति क्या है? मौन स्वीकृति का मतलब यह है कि अगर जैसे आप मुझसे कहें कि मैं बी को मारने जा रहा हूं, ठीक, अब उस समय मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, और मैं सुन के, आपकी इस बात को सुन के मैं दूसरी तरफ चला गया, तो मेरा जो आचरण है वो क्या है, मैं इस आचरण द्वारा आपको मौन स्वीकृति दे रहा हूं, और मौन स्वीकृति जो है वो भी उकसाने के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी तरह से एक और चीज होती है मिसरिप्रेजेंटेशन। जब हम तथ्यों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के हम प्रस्तुत करते हैं, मॉडिफाई करके, अल्टर करके हम प्रस्तुत करते हैं, तो यहां भी उकसाहट द्वारा जो दुष्प्रेरणा है वो की जाती है। जैसे कैसे, उदाहरण, एक एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि ए जो है वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, और बी को शिकार करने का था, सीन था, शिकार करने बी गया था, और ए जो है वहां झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। सी जो वहीं खड़ा था उसने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो लगता है वहां कोई जंगली जानवर है, जबकि उसे पता है कि वहां पर एक व्यक्ति छुपा है, लेकिन फिर भी उसने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के मिसरिप्रेजेंट करके ये बताया कि वहां कोई जानवर है। तो क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, और इसके द्वारा भी उकसाने का कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया। भले ए गोली चलाता है तो हो सकता है कि वो किसी अपराध का दोषी ना हो क्योंकि उसे तथ्य का ज्ञान नहीं था, लेकिन बी जो जानते हुए उस दिशा में बोलता है कि गोली चला दो वहां कोई जानवर है, तो ऐसी कंडीशन में बी जो होगा वो दुष्प्रेरणा के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट उकसाने द्वारा जो चीजें हैं। अब इसके बाद जो दूसरा इसका हिस्सा होता है, जो सेकंड पार्ट है, वो है षड्यंत्र। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब यहां यह है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है, किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए या कोई ऐसा कार्य जो विधि विरुद्ध नहीं है लेकिन विधि विरुद्ध तरीके से उसे करने के लिए आपस में सहमति बनाते हैं,
ठीक है, और सहमति के अनुसरण में कोई कार्य करते हैं तो ऐसा किए जाने वाला कार्य जो होगा वो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण की कैटेगरी में आएगा। फिर से इस बात को समझिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको जिस टॉपिक पे लेके जाने वाला हूं वो बहुत ही क्लिष्ट है। शायद आपने कभी इस चीज को सोचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, फिर से इस बात को समझ लीजिए। दो या दो से अधिक व्यक्ति हों किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए, या कोई ऐसा कार्य जो विधि विरुद्ध तो नहीं है लेकिन विधि विरुद्ध साधनों द्वारा उसे करने के लिए सहमति बनाते हैं, और सहमति बना के कोई कार्य उस दिशा में करते हैं, तो ये कार्य जो होगा वो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा का होगा। ठीक है, अब वहीं आप सीधे सीधे आ जाइए सेक्शन 120A 120A। जब आप 120 को उठा के देखते हैं तो वहां पर भी षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, षड्यंत्र का अपराध दिया गया है। तो जरा एक चीज ये सोचिए कि ये जो दुष्प्रेरणा द्वारा षड्यंत्र है, सॉरी षड्यंत्र द्वारा जो दुष्प्रेरणा है जो 107 में दिया गया है, और धारा 120A षड्यंत्र का अपराध, इन दोनों में क्या अंतर है? क्यों इसे दो अलग अलग जगह रखा गया है? अगर षड्यंत्र द्वारा अपराध है तो उसे अबेटमेंट में नहीं रखते, और अगर अबेटमेंट में यहां उसको मेंशन कर दिया गया है सेक्शन में, तो फिर 120A लगाने की क्या जरूरत थी? क्या दोनों में कोई अंतर है? देखिए, एक बात जान लीजिए, जो 120A है आपराधिक षड्यंत्र जो है, उस आपराधिक षड्यंत्र में केवल सहमति, अगर कार्य अपने आप में अपराध है और उस आपराधिक कार्य को करने के लिए या कोई ओमिशन करने के लिए, लोप करने के लिए कोई सहमति सिर्फ अपने आप में बन जाती है, तो सहमति भी अपने आप में अपराध को गठित करने के लिए पूरी है। केवल कंसेंट दे देना ये अपने आप में कंप्लीट है। 120A हो गया, 120A हो गया अगर आपने सहमति दे दी। लेकिन दुष्प्रेरणा, ठीक है, इसका जो पार्ट 2 है यानी षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा, उसमें जब तक सहमति के अनुसरण में कोई कार्य नहीं कर दिया जाता, कोई भी छोटा से छोटा वर्क जो है जब तक डन नहीं हो जाता, तब तक षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा का अपराध कंप्लीट नहीं होता। दोनों बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और आज इन दोनों को जरूर उठा के पढ़िएगा ताकि जीवन पर्यंत आपको ये क्लियर हो जाए। सेक्शन 120 जो है, 120A जो है, वो ये कहता है कि किसी कार्य को करने के लिए ऐसा कार्य जो या तो विधि विरुद्ध है या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किया जा रहा है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किया जा रहा है, ऐसे कार्य के करने के लिए आपस में सहमति, दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, आपस में सहमत हो जाएं। 120A में सहमति अपने आप में सफिशिएंट है, कंसेंट दे दी आपने उस विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए, आप अपराधी हो गए। लेकिन षड्यंत्र दुष्प्रेरणा द्वारा षड्यंत्र के लिए, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा के लिए सहमति तो होनी चाहिए, लेकिन सहमति के साथ साथ कोई कार्य जो है वो भी किया जाना आवश्यक है। ठीक है, ये दोनों जगह बेसिक सा अंतर है, इस अंतर को जरूर दिमाग में रखिएगा। ठीक, देखिए 120A आप जब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए तो आप पाते हैं कि इसके 120 के साथ A लगा हुआ है। तो बड़ी वाजिब सी बात है कि A जो है वो बाद में एक किसी सेक्शन को दो पार्ट में करके, A और B करके, अक्सर देखोगे जब कोई नया सेक्शन ऐड किया जाता है, पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता, बाद में उसको जोड़ा जाता है, तब उसमें A B कर दिया जाता है। जैसे 304AB
या एविडेंस में आप देखोगे 113 AB, है ना। तो क्या है, ये बाद में इंसर्ट किए गए हैं, और जब बाद में इंसर्ट किए गए हैं तो कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट या डेवलपमेंट हुआ होगा, तब इसे रखा गया है। तो इसी तरह से 120A जो है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बाद में इसे रखा गया, और ये भी इसी दुष्प्रेरणा का एक क्लास है। जो हमारा सेक्शन 107 का पार्ट बी है, दुष्प्रेरणा द्वारा षड्यंत्र है, इसी का वो एक क्लास है, एक वर्ग है। ये जब 120 पढ़ेंगे तब इसको और एलिब्रेट करेंगे, ठीक। तो ये हुआ आपका अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अब जो हमारा तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है, वो तीसरा क्लास जो है वो है सहायता द्वारा दुष्प्रेरणा, ठीक है। सहायता द्वारा दुष्प्रेरणा का मतलब ये है कि ऐसी सहायता या तो कार्य करने से पूर्व की गई हो या कार्य करते समय की गई हो। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, कार्य करते समय होनी चाहिए या कार्य करने के पूर्व होनी चाहिए। अगर कार्य के बाद हो रही है सहायता तो वो यहां कंसीडर नहीं होगा, फिर वो सेक्शन 52 में 52A संशय, वहां पर वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो या तो कार्य करते समय सहायता की जाए या कार्य करने से पूर्व सहायता की जाए, ठीक है। एक केस है, लक्ष्मी का केस है, लक्ष्मी के मैटर नाम से जाना है, 1886 का ये मैटर है, ठीक। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपराध स्थल पर उपस्थित है, ठीक है, और उसने उस कार्य में ना कोई सहायता की ना किसी और प्रकार से कोई इंटरप्शन किया, तो केवल वहां उपस्थित रहने से ही, केवल वहां उस घटना स्थल पर उपस्थित रहने से ही वो उस कार्य में सहभागी नहीं हो जाता, सहायक नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक कि वैसा ही कुछ आशय उसके मन में ना रहा हो, ठीक। यानी जो इसका थर्ड पार्ट आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 107 का, वो ये कहता है कि सहायता द्वारा दुष्प्रेरणा, और सहायता कैसे की जा सकती है, सहायता या तो अपराध होने के पहले की जाएगी या अपराध होते समय की जाएगी, दो तरह से सहायता की जाएगी। अब इन दोनों तरह की सहायता में अगर मान लो कोई आपराधिक कृत्य हो रहा है और कोई व्यक्ति वहां उपस्थित है, तो सिर्फ उपस्थिति ही उसे इस कार्य का संगामी नहीं बना देती है, जब तक कि उसके हृदय में भी, उसके मस्तिष्क में भी वैसा ही कोई असर या कोई वैसा ही विचार ना रहा हो। ये लक्ष्मी के केस में, 1886 के केस में ये कहा गया। अब सहायता जो है वो कार्य द्वारा होती है। सहायता कैसे कैसे हो सकती है इसके बारे में जान लें। सहायता जो है वो कार्य द्वारा हो सकती है। अब कार्य द्वारा सहायता कैसे हो सकती है, जैसे एक केस आपने पढ़ा होगा अक्सर, उमी का केस, ठीक है, ये 1882, उमी का केस 1882 6 बॉम्बे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ये केस है। इस केस में एक पुरोहित जो थे, पंडित जी, वो द्विविवाह करा रहे थे, दूसरा किसी व्यक्ति का दूसरा विवाह करा रहे थे, और उनके संज्ञान में था कि ये शादी जो है वो दूसरी शादी है, ठीक है। और ऐसे समारोह में आपने विवाह वगैरह देखा होगा, हिंदू रीति रिवाज से जो विवाह होता है उसमें पुरोहित यानी पंडित जो होते हैं उनके निर्देशानुसार सारे कार्य किए जाते हैं। विवाह कितने बजे शुरू होगा, विवाह कितने बजे खत्म होगा, कब शुभ बेला है, कब ये करना है, कब वो करना है, ये सारे काम पंडित जी कराते हैं। तो पंडित जी जो हैं वो विवाह के समारोह के अध्यक्ष कहलाते हैं, उनके दिशा निर्देश में ही सारे कार्य हो रहे हैं। अब जो द्विविवाह हो रहा है वो अपने आप में, द्विविवाह अपने आप में अपराध है, और आपको ये भी पता है कि हाँ ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आता है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में होने के कारण जो पुरोहित है वो इस कार्य की अध्यक्षता कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कार्य द्वारा सहायता कर रहा है, दुष्प्रेरणा कर रहा है, ठीक।
तो ओमी का मैटर याद रखिएगा, ओमी का मैटर जो है वो इसी क्लास में आता है, कार्य द्वारा सहायता। अब इसके बाद दूसरा जो है वो अवैध लोप, इलीगल ओमिशन, ठीक है, लोप, ओमिशन द्वारा कोई सहायता करना। अब ओमिशन द्वारा सहायता करने का मतलब क्या है कि कोई कार्य जो करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लायबिलिटी है, आपने उस कार्य को अपनी जिम्मेदारी, अपनी लायबिलिटी का होने के बावजूद अगर आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो ये चीज जो होगी वो अवैध लोप के अंतर्गत आएगी। यदि एक पुलिस अधिकारी है, अपराधी को पकड़ना या घटना को टालना ये उसकी लायबिलिटी है, और अगर वो उस लायबिलिटी को टाल रहा है, उसका ओमिशन कर रहा है, तो ये जो कार्य होगा, जो ओमिशन का कार्य होगा, वो कार्य अवैध लोप द्वारा सहायता का कार्य होगा। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, इसके नेक्स्ट जो है उसका, वो कार्य को सुलभ या सरल बनाना। हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे हम काम को सरल बना दें, सुलभ बना दें। ठीक है। हम दरवाजा खोल देते हैं, मैं एक्स का सेवक हूं, ठीक, मैंने रात में बाहर का दरवाजा खोल दिया। अभी क्या है, दरवाजा खोलने से कोई भी चोर या उचक्का या डकैत जो है वो घर के अंदर आ जा रहा है। मेरा कोई षड्यंत्र पहले से नहीं है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, मैं रोज घर का दरवाजा खुला छोड़ देता हूं। ठीक है, मालिक सो रहा है, मैं रोज घर का दरवाजा खुला छोड़ दे रहा हूं। ये क्या है, मैं कार्य ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, और कार्य से चोर या उचक्कों या डकैतों के लिए मैं रास्ता खोल दे रहा हूं, कार्य सुलभ बना दे रहा हूं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये ऐसे कार्य द्वारा मैं दुष्प्रेरणा का कार्य कर रहा हूं ताकि अपराध घटित हो सके। तो इन शॉर्ट ये है कि ये तीन ऐसे, एक ही सेक्शन हो पाया आज। ठीक है, अभी आपको केस लॉज लिखाने हैं। ठीक, तो एक ही हुआ, लेकिन इसको आप, ये फुल क्वेश्चन आता है, ये भी आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, जब कभी आप मेंस आप दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप दे रहे हैं, तो इस पे ये फुल क्वेश्चन आता है। ठीक, एक केस है किशोरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, किशोरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AIR 2007, SC 2457, SC 2457। इस केस में यह कहा गया कि दुष्प्रेरणा का अपराध जो है वो अपने आप में स्वतंत्र अपराध है। ठीक है, बहुत लीडिंग केस है ये, और इस केस को जब भी कभी आप इस क्वेश्चन को लिखें वहां जरूर कोड करें। ठीक है, किशोरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AIR 2007, SC 2457। इस केस में कहा गया कि अगर दुष्प्रेरणा द्वारा कोई जो कार्य किया गया है उसके लिए अपराध, अगर कोई दंड जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक, तो मूल अपराधी जो होगा, मेन एक्यूज, जो अभी क्लास मैंने बताए थे ना आपको 1 2 3 4, तो जो पहले क्लास का ऑफेंडर होगा उस क्लास के ऑफेंडर के साथ ही ऐसे अबेटर को पनिश किया जाएगा। अगर मान लो, फिर से सुन लो, समझ लो कि अगर मान लो कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, जो अबेटमेंट का कार्य किया गया उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, तो मूल अपराधी जो होगा उसके साथ ही ऐसे अबेटर को पनिश किया जाएगा। ठीक, इस केस में ये डिसाइड हुआ। इसके बाद दूसरा केस जो है वो है गणेश डी सवारकर, गणेश डी सवारकर, 1909 का ये केस है, 12 बॉम्बे LR 105। इस केस में कहा गया कि जो उकसाने का कार्य है, प्रोवोक करने का कार्य है, ये जरूरी नहीं है कि कोई पहले से प्लान्ड हो या कोई ऐसा, ये कभी कभी मौके पर भी हो जाता है और कभी कभी अपरिचित व्यक्ति द्वारा भी उकसाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे जा रहे हैं,
एक साइकिल वाले को एक स्कूटर वाले ने टक्कर मार दी, ठीक है, चोट लग गई। अब साइकिल वाला उठा और स्कूटर वाले को उसको पकड़ लिया, उसको पीटने के लिए कोशिश कर रहा है, और आप अचानक से वहां से जा रहे हैं और आपने तेज आवाज में कहा हाँ मारो 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 मारो। तो क्या है, आप उस साइकिल वाले और स्कूटर वाले से परिचित नहीं है, आप अपरिचित हैं। अपरिचित होने के बावजूद आपने जो कार्य किया वो आपने प्रोवोक किया, उकसाया, ठीक है, अपराध करने के लिए। और ऐसी दशा में अगर कोई अपराध हो जाता है तो आप उस अपराध के दुष्प्रेरणा के अपराधी कहलाएंगे। तो अगली बार से सड़क पे कोई विवाद होने लगे तो आप प्रोवोक ना करें, ठीक। एक और केस है सीपी मलिक वर्सेस स्टेट। सीपी मलिक वर्सेस स्टेट 1999 1999 CRLJ 4525। इस केस के फैक्ट जो थे वो ये थे कि एक व्यक्ति जो है वो विक्टिम के घर पहुंचा, ठीक है, और विक्टिम के घर जाके उसे उल्टी सीधी बातें बोली, उसके चरित्र को आक्षेप लगाते हुए कुछ बातें बोली, गाली गलौज किया, ठीक है। इस घटना के बाद जो विक्टिम था जिसके साथ ये सारी चीजें हुई उसने आत्महत्या कारित कर ली, ठीक। तो कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि जो आत्महत्या हुई थी वो ये जो गाली गलौज, चरित्र को लांछन लगाने वाली बातें या अन्य गाली गलौज जो हुई है उन सब का परिणाम था, और यहां जो आत्महत्या की गई वो उस घटना की दुष्प्रेरणा का परिणाम था, ठीक है। लिहाजा अबेटमेंट टू कमिटिंग सुसाइड का उसे दोषी माना गया, ठीक। तो ये कुछ बहुत ही लीडिंग केसेस थे। अगली बार कोई ऐसा विवाद ना करें, आप किसी के साथ कोई गाली गलौच या कोई ऐसी बात ना करें, ठीक है। देखिए, अपराध को समझने की बात होती है, ठीक है। जितनी बेहतर तरीके से, हर कोई ये कहता है कि हाँ मुझे तो आईपीसी पता है, लेकिन लिटरली आप विश्वास मानिए आईपीसी ही वो सब्जेक्ट है जो आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते समय सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ ये तो सही है, एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपको लगेगा कि ये तो सही है और आप टिक कर दोगे, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा मिसिंग हो जाता है जिसके कारण वो आंसर गलत हो जाता है। इसी तरह से जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं तो डिस्क्रिप्टिव आंसर देते समय वो जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो की पॉइंट हिट करती है, ठीक है, वो चीजें स्किप हो जाती है, वो चीजें रह जाती है। इस वजह से हमें नंबर जो हैं वो उतने प्रॉपर वे में अच्छे निकल नहीं पाते। देखिए, और बाकी पढ़िए, हिम्मत मत हारिए। कोविड है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही है या और कोई चीज है। वैकेंसी, हाँ एक और चीज मैं आपसे बात करना, वैकेंसी आएगी, ये आप सब दिमाग में रख लीजिए, वैकेंसी आएगी। जो अभी तो फिलहाल जो एक अनुमान है कि 300 के आसपास, 300 से 350 के आसपास की वैकेंसी की गुंजाइश है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रमोट हो गए हैं और काफ़ी सीटें खाली हैं। तो लगभग 350 के आसपास सीटें जो हैं वो आनी चाहिए, जो हम लोग का प्रेडिक्शन है। और ये भी दिमाग में रख लीजिए कि नोटिफिकेशन होगा, दूसरे दिन से फॉर्म आपकी फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। 20 से 25 दिन आपको दिया जाएगा प्रीलिम्स के फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन के बाद एक हफ्ते और, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन से सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के बाद आपकी पीटी हो जाएंगे। पीटी चूंकि ओएमआर है, स्कैन होने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 15 दिन में आपका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, यानी 1 महीना 15 दिन। फिर आपसे आपके मेंस के फॉर्म मांगे जाएंगे और मेंस के फॉर्म के लिए 10 दिन आपको वो दे दिया जाएगा, यानी 1 महीना
1 महीना वो हो गया, ठीक है, और 10-15 दिन ये हो गए, ठीक। और 1 महीना 10-15 दिन के बाद आपके मेंस, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन से लेके 2 महीने के अंदर में आपके पीटी और मेंस दोनों हो जाएंगे। ये आप सोच के चलिए, सिर्फ 2 महीने के अंदर सारी कहानी खत्म। इसलिए पूरा कंसंट्रेशन आप लेके चलिए। सर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है करने के लिए सिनॉप्सिस भी नहीं हो पाया। देखिए सिनॉप्सिस के लिए मैंने आपसे कहा है, देखिए आप अपना नंबर जो है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। हमारे ग्रुप के एडमिन महोदय लोग जो हैं वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। एक व्हाट्सएप का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप अपने सिनॉप्सिस का पैटर्न जो है वो आप बना लीजिए, और बनाने के बाद आप उसे फोटो खींच के पीडीएफ में अपलोड कर दें, वो चेक हो जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसी प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है जो आप लोग को दिक्कत हो रही है, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपकी समस्याएं जो हैं वहाँ वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो है आप फोटो खींच लीजिए। बहुत सारे टीचर उस ग्रुप में हैं, कोई ना कोई मान लीजिए व्यस्तता के कारण कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो कोई ना कोई आपका रिप्लाई ज़रूर दे देगा, चाहे मैं दे दूं या और बहुत सारे लोग हैं, हर कोई सक्षम है आपके जवाब देने में। और कोशिश करिए, लगातार पढ़िए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए अपने पंखों को आजमाइए, कितना आपके पंख मजबूत हैं, कितना आप उड़ सकते हैं। और बिगैर लड़े हिम्मत मत हार लीजिए, अंतिम सांस तक लड़िए, जुनून पैदा करिए, ठीक है। अपने पंखों को देखें कितना मजबूत हैं, और पूरी दुनिया खुली है, पूरा आसमान है आपके पास, नाप लीजिए जितना नाप सकते हैं, जितना दौड़ सकते हैं, बस हिम्मत बनाए रखिए। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो प्लीज़ कंटिन्यू कर लें। सर प्लीज़ एट व्हाट्सएप। हाँ, जो भी लोग हैं आप जो भी मैसेज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं अपना नंबर, ठीक, और वो चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। फिर आप सिनॉप्सिस जो है वो बना के आप सेंड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन जो हैं वो आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ लें। बाकी कल 8 बजे मिलते हैं। तो उसके आगे का, चूंकि आगे का जो सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है और बीच में छोड़ने का कोई सीन बनता नहीं था, इसलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, शुभ रात्रि।